बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना हमारा केमिस्ट्री का ये क्रैश कोर्स चल रहा है पीपीएससी के हवाले से। पीपीएससी केमिस्ट्री प्रिपरेशन का के हवाले से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चररशिप की ये प्रेपरेशन हम कर रहे हैं। उसमें हमने कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आप उन चैप्टर्स को आसानी के साथ जो है वो स्टडी कर सको। तो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड असल में है क्या और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, ताकि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता है तो हमें यह पता होगा कि इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को जब हम स्टार्ट करते हैं उसमें रिएक्शंस वगैरह डिस्कस होते हैं, तो उसमें किस तरह से रिएक्शंस मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उन पे क्या कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस की वजह से कौन कौन सी प्रोडक्ट बनती हैं और किस बेस पे बनती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उनको जब हम डिस्कस करते हैं उसमें डिफरेंट किस्म की टर्म्स यूज करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं या मेन इफेक्ट्स हैं, उन इफेक्ट्स को हम जो है ना वो डिस्कस करना चाहते हैं। उसको नाम दिया जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, कि ऑर्गेनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हों। फिर उसके बाद आप आसानी के साथ स्क्रीन किसको शो नहीं हो रही, भी मैंने स्क्रीन शो कर दी है, देख लें किसको शो नहीं हो रही। आप दोबारा जी क्लियर हो। सर, अब हो गई है। हो गई है, चलें ठीक है। जी सर। तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होना जरूरी है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, टेट्रामेरिज्म है, हाइब्रिडाइजेशन है, ये डिलोकलाइजेशन है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक इफेक्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पर जो असरअंदाज होते हैं। तो हमें इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस का पता होना जरूरी है। तो हमने कल इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया था कि मैंने कुछ एग्जांपल, कुछ एप्लीकेशंस और इस तरह की मैंने आपको बताई थी कि इसकी वजह से क्या क्या हमारे चीजें डिस्कस होती हैं। रेजोनेंस इफेक्ट उसमें से एक इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट आप क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हमने तो जस्ट हिंट्स देने हैं और आपको पॉइंट्स बताने हैं कि ये हमारा पास रेजोनेंस इफेक्ट होता है और ये उसकी एप्लीकेशन है। इस तरह से एमसीक्यू रिलेटेड आते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके दो नाम लिए जाते हैं, एक रेजोनेंस इफेक्ट है और एक मेसोमेरिक इफेक्ट है। मैं आप दोनों को इनका एक डिफरेंस भी बता देता हूँ कि रेजोनेंस क्या होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ज्यादातर इनको मोस्टली सेम टर्म्स में यूज किया जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट जो डिस्कस करता है वो कॉन्जुगेशन को डिस्कस करता है। कॉन्जुगेशन को आपको मतलब अल्टरनेट जो बॉन्ड्स होते हैं उसको हम कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अगर हमारे पास कॉन्जुगेशन इस तरह से पाई जाती है, अल्टरनेट बॉन्ड्स हैं, तो हम उसको नाम देते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को, कि उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि हर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस तो रखती है लेकिन हर रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं रखती। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस में मेसोमेरिक आती है लेकिन मेसोमेरिज्म में रेजोनेंस नहीं आती। ठीक है, तो आपने ये दे रखना है कि रेजोनेंस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का नाम है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में कॉन्जुगेशन आएगी, लेकिन मेसोमेरिज्म में रेजोनेंस भी हो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो और कॉन्जुगेशन भी हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, रेजोनेंस में ये शर्त नहीं है। तो लिहाजा मेसोमेरिज्म और रेजोनेंस इफेक्ट का आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेजोनेंस इफेक्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो उसमें है क्या। तो मैंने आपको इनके वर्ड्स का जो डिफरेंस है, इसमें जो टिपिकली डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है कि मेसोमेरिज्म में कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट में हम रेजोनेंस को डिस्कस करते हैं। रेजोनेंस का आपको पता होना चाहिए कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है और इसकी बेस के ऊपर डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जिसको हम कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं।
वो बनती हैं इस इफेक्ट की वजह से। इसमें हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, जो कि डीलोकलाइज करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को, और उसके नतीजे में हम डिफरेंट किस्म की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कैनोनिकल फॉर्म, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। इसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। इसको हम एम और आर से मेसोमेरिज्म और आर से रेजोनेंस को हम इफेक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है और एक नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट है। यहाँ मैंने बता दिया कि NO2 कार्बोनाइल ग्रुप, CN, COOH, SO3H ये नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट है। OH, OR, SH, SR, NH2, NR2 ये क्या है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है। तो आपको ये इफेक्ट भी याद रखने होते हैं। सर यहाँ ये मैंने हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव शो कर रहा है और ये नेगेटिव, इसको क्या एज इट इज रटा लगाना है क्या? हाँ जी, इसको आपने जो है ना वो याद रखना होता है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट में पॉजिटिव है वो रेजोनेंस में नेगेटिव है, और जो वहाँ नेगेटिव है वो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको इसका एज इट याद रखना होता है, ठीक है। ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट में रेजोनेंस के कुछ रूल्स हैं कि आपको रेजोनेंस कैसे प्रोवाइड होती है, स्ट्रक्चर कैसे बन सकती हैं। तो आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिख दी हैं चंद, आप इसको माइंड में रख सकते हैं ताकि हमें आगे याद हो। रेजोनेंस में क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल आपका शुड भी प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉन प्लेनर है तो वो आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। और उसमें अल्टरनेट सिस्टम ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए, कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए, और जो न्यूक्लियाई की पोजीशन है वो अनचेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कार्टोपोलिज्म वगैरह में होती है, वो चेंज हो जाती है पोजीशन, या एटम की चेंज हो जाती है, वैसा नहीं होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज जो होता है मस्ट प्रेफर लाई ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाना चाहिए, यानी कि आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कोशिश करें कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आए, वरना वो क्या होगा, अनस्टेबल होगी वो रेजोनेंस की फॉर्म। चार्ज नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड इन ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मतलब है मौजूद होना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए उस चार्ज को। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से जो आपके पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बनेगी, तो आपके पास नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और आगे की तरफ स्ट्रक्चर बनेगी। एरो जो है वो आपको शो करना चाहिए, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप एरो भी शो करोगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, और हम डबल हेडेड एरो के साथ हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, एक दूसरे से लिंक करते हैं। आ जाए इसके हम कुछ एप्लीकेशन देखते हैं जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में हेल्प आउट होता है, और किस तरह से हमारे पॉजिटिव और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर्स को बनाने में। तो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप अगर आपके पास किसी में पाया जाता है, ये रेजोनेंस इफेक्ट है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा, ठीक है, बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा ऑन दी थर्ड कार्बन। अगर आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक मूव करके ऑक्सीजन पर आएगा, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड पे कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन मूव करके क्या आएगा, इस कार्बन की तरफ मूव करेगा। तो ड्यू टू द कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप इफेक्ट होगा, और बॉन्ड जो है वो आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर होके ऑक्सीजन पे जाएगा, और जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके क्या जाएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो जाएगी सेकेंड। इसी तरह नेगेटिव मेसोमेरिज्म इफेक्ट अगर आप देखते हैं, उसमें अगर आपके पास साइनाइड ग्रुप है, ये भी आपके पास क्या शो करता है, नेगेटिव इंडक्टिव सॉरी नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मूव करके नाइट्रोजन पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन पे जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और उधर से जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके क्या मूव करेगा, कार्बन पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो जाएगी।
इसी तरह आप यहाँ पर नीचे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें भी ये नाइट्रो ग्रुप मौजूद है। नाइट्रोबेंजीन की इनेक्टिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। ये डीलोकलाइजेशन करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सर्कुलेट करेगा आपकी बेंजीन रिंग में। तो इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बेंजीन रिंग पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी और वो नाइट्रो ग्रुप की तरफ जाएगा। क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, तो जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और यही रिएक्टिविटी का फिनोमिना होता है कि बेंजीन पर रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन वगैरह को डिस्कस करते हैं, तो ये इस तरह के फिनोमिना हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह फिनॉल में देखिएगा, फिनोल कंपाउंड दिए गए हैं 1 2 3 4 के साथ। यहाँ पर OH है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है कि आपके पास जो OH है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ये इलेक्ट्रॉन अब डोनेट कर रहा है बेंजीन को, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है, बेंजीन को देता है तो वो क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाएगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट करेगा बेंजीन रिंग पर। नहीं, अभी हम ना ये डिस्कस नहीं करेंगे इसमें कौन सा स्टेबल होगा। अभी आप जस्ट ये डिस्कस देखें कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो बनती है किस तरह से। ठीक है, अभी हम ये डिस्कस करें कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चन अभी आप इसको ना देखें, आपको अभी इन चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा ये लेवल पे ये चीज़ें नहीं है, हम इसी में हमारे पास इस तरह की चीज़ें नहीं आनी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, इसमें नहीं आएगी, रेजोनेंस में नहीं आएगी, ये आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा पोजिशन को क्या करेगा, उसको रिएक्टिव बनाएगा। ठीक है, हैंड द फिनोल इज अ मोर रिएक्टिव टूवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी ऑर्थो पैरा पोजिशन पर, और वो क्या कर सकता है, आसानी के साथ रिएक्टिविटी उसकी इंक्रीज कर देगी, ऑर्थो पैरा पोजिशन को फेवर करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर आपके पास बेंजीन पर अटैच है तो ऑर्थो पैरा क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी ग्रुप, और वो वहां पर क्या बना सकता है, आसानी के साथ बॉन्डिंग, और वो वहां पर सब्स्टिट्यूशन अटैच हो सकते हैं। NH2 है, ये यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देगा वो। इसी तरह जैसे आपने फिनोल पे देखा था, यहाँ पर भी इसी तरह क्या होगा, ऑर्थो पैराडेक्टर क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे आसानी से हो सकती है। एनिलीन एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आ जाए, हमने एक ना डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। मैं आपको ये चीज यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट अगर ये दोनों किसी दोनों पर अप्लाई हो रहे हैं तो कौन सा ज्यादा इफेक्ट होता है। ये याद रखिएगा, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन द इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन कहाँ पर होगा वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि OH और NH2 अगर यहाँ पर किसी भी बेंजीन रिंग पर मौजूद है तो वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन द इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपने ये बात याद रखनी है, मैंने यहाँ पर ये इसको रेड कलर में आपको शो भी कर दिया है। इसी तरह इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा देन द रेजोनेंस, ये किस केस में होगा, इन केस ऑफ हेलोजेंस में होगा। तो आपने ये दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट मोर पावरफुल होगा NH2 और OH की मौजूदगी में, जो कि जबकि वो बेंजीन के साथ अटैच हो, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट मोर पावरफुल होगा रेजोनेंस पर, वो किस मौजूदगी में, इन केस ऑफ हेलोजेंस, अगर उसके साथ अटैच हो। तो आपने इसको याद रखना है। ये था हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट में मैंने आपको ये चीजें समझाई हैं कि रेजोनेंस क्या होती है और वो किस बेस के ऊपर बनती है। हाँ जी, ये दो एक्सेप्शन फिलहाल आप याद रखें, और भी एक्सेप्शन हैं, लेकिन हमारे लिए फिलहाल इतनी ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि रेजोनेंस इफेक्ट कब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और इंडक्टिव इफेक्ट कब स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, ये दो केसेस ज़्यादा बताए जाते हैं, वही हमने याद रखना है इसको।
आगे देखें हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है टूवर्ड्स दी वेकेंट पी ऑर्बिटल्स, यानी कि दो पी ऑर्बिटल्स हों और वो पैरेलल हों एक दूसरे के साथ, और एक में पाई इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता हो वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करे एक पी वेकेंट पी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का। या मैंने डेफिनेशन लिखी है, सॉरी वो सिग्मा बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, लोकेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द अनशेयर्ड, एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है और उसमें क्या है एक अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल है, तो उसमें वो क्या है जी वो मूव कर जाएगा, उसको हम लोग नाम देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन समझनी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है, वो मैंने यहाँ पर आपके सामने डायग्राम भी रखी है कि एक सेकंड पी ऑर्बिटल्स में क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर देगा कार्बन टू हाइड्रोजन का मेरे मौजूद होगा। तो ये आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मैंने की एक एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है कि आपके पास कार्बोकेटाइन मौजूद है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और मिथाइल ग्रुप है। इसमें बताया गया कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल देन द सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल ग्रुप। तो ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या होता है, जिस स्ट्रक्चर्स में जिस कार्बोकेटाइन में ज्यादा हाइड्रोजन होंगे इट्स मीन वो कितने स्ट्रक्चर बना सकता है 3 3 6 और ये 9 क्या है जी वो कैनोनिकल फॉर्म्स जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन सकती हैं। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर क्या ये 6 बना सकता है, यहाँ पर ये 2 बना सकता है, तो ये इस वजह से ज्यादा स्टेबल होगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो इसको कौन एक्सप्लेन करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन कौन सी होनी चाहिए कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कार्बन कार्बन होना चाहिए, यानी कि अल्फा कार्बन हो अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर इनसे कोई सी भी कंडीशन नहीं है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं बन सकती। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं जहां पर ये नहीं पाई जाती अल्फा हाइड्रोजन। बहरहाल अल्कीन्स, अल्काइल कार्बोकेटाइंस, अल्कील फ्री रेडिकल, नाइट्रो कंपाउंड्स विद अल्फा हाइड्रोजन, ये उसकी क्या है एग्जांपल्स है। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाई जाएगी, अल्फा कार्बन होगी, उनमें क्या है जी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है। अगर नहीं पाई जाती उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी। मैं आपको अपनी एक वीडियो भी सेंड करूंगा साथ ही, उसको आपने देखना है। उसमें मैंने बहुत सारी एग्जांपल दी हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पाई जाती और वो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो वो sp2 हाइब्रिडाइज हो कार्बन, ठीक है, और अदर एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ उनके साथ मौजूद हो, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, ये उनकी कंडीशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, ट्यूबिडिन इज द मोस्ट स्टेबल एंड द 1-ब्यूटेन। उसकी रीजन क्या होगी, उसकी रीजन ये होती है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन पाई जाती है और उसमें क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है। इस वजह से उसकी 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती हैं और वो 2 क्या स्ट्रक्चर बना सकता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं ज्यादा स्टेबल है देन द 1-ब्यूटेन से, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने ये बनाई गई है स्ट्रक्चर, आप इसको देख सकते हैं कि ज्यादा स्टेबल ये है, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर अल्कीन्स का बनाया गया है कि जिसमें ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें मिथाइल ग्रुप कम होंगे वो लेस स्टेबल है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, कि उसमें ज्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह मैंने यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की भी बना दी है कि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, कार्बो एनाइन और कार्बोकेटाइन दोनों आप देख सकते हैं। प्रोपीन इज द मोर स्टेबल देन द 1-ब्यूटेन। उसकी भी रीजन क्या होगी कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है और उसमें क्या चीज मौजूद है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन सकती हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाए हुए हैं, इसी तरह यही कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है और मिथाइल क्या है लेस स्टेबल है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये फिर दोबारा से बता रहा हूँ। इसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो डायपोल बॉन्ड लेंथ को भी एक्सप्लेन करता है, उसको भी कैरेक्टराइज करता है कि बॉन्ड लेंथ भी हमारे पास क्या जी इफेक्ट होती है ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। सिंगल बॉन्ड वो कहता है जी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, वो किसकी वजह से शो करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। जैसे यहाँ पर मौजूद है कि आपके पास यहाँ
सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वो यहाँ पर क्या शो करेगा, डबल बॉन्ड शो करेगा, और यहाँ पर क्या है वो सिंगल बॉन्ड शो करता है। तो इस वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ और डाइपोल मूवमेंट जो है वो चेंज होते हैं ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है नाइट्रोमीथेन इज द ग्रेटर देन द, जो डाइपोल मूवमेंट है नाइट्रोमीथेन की, वो कहते हैं जी वो ग्रेटर होती है देन द कैलकुलेटेड गेज। वो क्यों, उसकी रीजन क्या है, ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपने इसको याद रखना है कि ऑब्जर्व, इसी तरह सी एन की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी लेस होती है ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड की वजह से सी एन का जो बॉन्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस होने की रीजन क्या होगी, ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड लेंथ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिएक्टिविटी, ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग, तो हम यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इनको भी एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक मिथाइल ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, तो आपके पास जो हाइड्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएगा कार्बन, और कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप की वजह से आपके पास जो रिएक्टिविटी है बेंजीन रिंग की वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, और सब्स्टिट्यूशन आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप क्या कर सकता है, वो सब्स्टिट्यूशन आसानी के साथ हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर टॉलविन के साथ कैसे इंक्रीज होती है, तो वो एक्सप्लेन करता है ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। ओरिएंटेशन आपको मालूम है ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टर को कहा जाता है कि आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के ऊपर किस तरह से रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपने इसको याद रखना। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर दिए कि टर्शरी एक ग्रुप अटैच है, टर्शरी मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर बी एक्सप्लेन करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, नहीं, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं बन सकती। तो आपने ये इफेक्ट याद रखने होते हैं, रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आ जाए एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये एक वैसे मुकम्मल एक टॉपिक है, लेकिन मैं इसको आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ कि एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। एनोमेरिक इफेक्ट मौजूद है जहां पर एक एनोमेरिक कार्बन वगैरह पाया जाता हो, ठीक है, और वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर एनोमेरिक ये बनाते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर ये एनोमेरिक कार्बन है, और यहाँ पर भी एनोमेरिक कार्बन पाया जाता है, और जिसकी वजह से एनोमेरिक इफेक्ट अगर पाया जाए, ठीक है, एनोमेरिक सब्स्टिट्यूएंट्स, तो आपने एनोमेरिक इफेक्ट पहले, मेरे ख्याल में पहले नहीं पढ़ा होगा, आपके सामने ये वर्ड पहली दफा आया है। तो एनोमेरिक कार्बन का पता हो पहले कि एनोमेरिक कार्बन क्या होती है, फिर आपको एनोमेरिक इफेक्ट समझ में आएगा। एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से हमारी जो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, आप इसको देख रहे होंगे, ये क्या कहते हैं, साइकिल की फॉर्म में बनी होती हैं, ठीक है, आपको नजर आ रही होंगी, साइक्लोहेक्सेन वगैरह में ये पाई जाती हैं। तो इसको हम लोग नाम देते हैं एनोमेरिक स्ट्रक्चर्स। लेकिन जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन हम इसको कहते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में जो लेसर नंबर होता है जिसको हम देते हैं, यानी कि कम नंबर जिसको हम दे रहे हैं, उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और एनोमेरिक कार्बन की वजह से इनका एनोमेरिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती हैं। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म में। हाँ, ये पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूँ ना, इसको स्टीरियो केमिस्ट्री में ना जब हम जाएंगे वहाँ मुझे आप याद करवाइएगा, मैं आपको ये ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा वहां पर। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में ना स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, उस स्टीरियो आइसोमर्स में से एक बताया जाता है कि एनोमेरिक आइसोमर्स होते हैं। एनोमेरिक आइसोमर्स कार्बन की वजह से बनते हैं, जिसको हम लेसर नंबर देते हैं, उसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन की बेस के ऊपर क्या जी ये आइसोमर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर ना वो बन जाते हैं। मेरा लाभ ये दोनों स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें से ये दो आइसोमर्स हैं, और इनमें ये जो है ना वो डबल बॉन्ड बनाता है। इनका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या बनेगा, आपके पास एक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएगा OH के साथ मिलकर। और इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो एक्सप्लेन करता है कि अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड इज मोर स्टेबल देन द बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो ये क्वेश्चन कब आएगा, जब आप कोई साइक्लोहेक्सेन वगैरह को या हेटेरोएटम वगैरह को डिस्कस कर रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने रीजन दे दिया है कि इन अल्फा मिथाइल ग्रुप क्या है, नॉन बॉन्डिंग जो हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और इसी तरह लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ये आजकल हमारे पास जो 14 अगस्त चल रही है ना, यहाँ बच्चे भी अल्लाह माफ करे, वो ऐसे पा करते हैं कि हमारी जो क्लास अटेंशन होती है वो भी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिलहाल मैंने यहाँ पर ये रीजन लिख दी है कि स्टेबलाइज किस तरह करते हैं, अल्फा फॉर्म किस तरह से स्टेबलाइज होती है। तो वो आपके पास ये हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से होती है ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं।